हेलो क्लास, आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इसके पहले आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था शिक्षा का निवेश। तो निवेश हम किस प्रकार करेंगे। मान लीजिए आपके पास निवेश करने के लिए धन है और निवेश करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन सभी तरीकों में आप निवेश नहीं कर सकते। किसी एक ही रास्ते पर आपको निवेश करना होगा। मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए और आपको निवेश करने हैं, तो और रास्ते हैं 4, और उन 4 रास्तों में आप चारों में निवेश नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही पे निवेश करोगे। तो किस में निवेश करोगे, कैसे विश्लेषण करोगे, कैसे ये फाइंडिंग करोगे कि हमें किस विकल्प में वो 5 लाख लगाने हैं। तो आज हम उसी संदर्भ में अध्ययन करेंगे। चैप्टर का नाम है, टॉपिक का नाम है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, हिंदी में कहते हैं लागत लाभ विश्लेषण। यह पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों में पूछा भी गया है। तो आज हम सीबीए के बारे में पढ़ते हैं। सीबीए का मीनिंग क्या होता है। सीबीए का मीनिंग अर्थ ये है कि हम किसी परियोजना में निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और उस इन्वेस्ट करने में हम कुछ लागत लगाते हैं और कुछ लाभ प्राप्त करते हैं। तो उसी के विश्लेषण के आधार पर हम उसमें कई तरह से निवेश कर सकते हैं। तो उन निवेशों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करना। जैसे कोई कार्य है, आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट को करने में ए बी सी डी 4 विकल्प हैं। 4 विकल्प हैं, चारों में से आप किस में लगाओगे पैसा, किस में आप निवेश करना चाहोगे। तो उसी में से मान लीजिए डी ऑप्शन मिलता है, तो वो डी ऑप्शन कैसे हम फाइंड करेंगे, वही है लागत लाभ विश्लेषण। हम उसकी लागत का और लाभ का। तो ठीक है, ये हो गया मीनिंग इसका। डेफिनेशन क्या हम बोलेंगे, जैसे आप एक विद्यालय खोलना चाहते हो, ठीक है, विद्यालय में आप पैसे लगा रहे हो, निवेश कर रहे हो। विद्यालय आपको कहाँ खोलना है, किस क्षेत्र में खोलना है, और किस क्षेत्र में खोलें आपकी आपको लाभ ज़्यादा मिले, बेनिफिट ज़्यादा मिले। तो ऐसे में आपको उसके लागत की गणना करनी होगी, उसकी कॉस्ट की गणना करनी होगी। अब कॉस्ट आप विद्यालय खोलने में क्या क्या लगा रहे हो, और उस विद्यालय के बाद मिलने वाला लाभ आपको क्या है, ठीक है। तो हम इसकी परिभाषा में लिखेंगे, किसी एक्शन प्लान को, किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए जब हम उसकी लागत का आकलन करते हैं और लागत के अतिरिक्त जो इनडायरेक्ट कॉस्ट लगती है उसका भी आकलन करते हैं, और बेनिफिट का आकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, बेनिफिट में सकारात्मक प्रभावों का भी आकलन करते हैं। जो मॉनिटरी मतलब मौद्रिक वैल्यू, रुपए के संदर्भ में हमें जो बेनिफिट मिलता है उसको भी नोट करते हैं, और बेनिफिट जो नॉन मॉनिटरी अर्थात अमुद्रा, नॉन मॉनिटरी मतलब जो मुद्रा के तौर पे नहीं मिलता लेकिन वो भी लाभ होता है, तो हम उसका आकलन कर लेते हैं। मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी, मौद्रिक और अमौद्रिक लाभों का आकलन करते हैं, और कॉस्ट का, लागत का आकलन कर लेते हैं। इसमें भी मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी का हम आकलन करते हैं। फिर जब दोनों को एक साथ रखते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं, तो यह क्रिया कहलाती है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, लागत लाभ विश्लेषण कहलाती है यह क्रिया। फिर से एक बार, जब हम संपूर्ण लागत का आकलन कर लेते हैं और संपूर्ण बेनिफिट का आकलन कर लेते हैं, संपूर्ण लाभ का आकलन कर लेते हैं, और उसका विश्लेषण करने के पश्चात यह निश्चित कर लेते हैं कि यहाँ पर निवेश करना है या नहीं है, ये डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं, तो वह प्रक्रिया कहलाती है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। एग्जाम्पल मैंने अभी बताया कि आपको विद्यालय खोलना है, और विद्यालय से होने वाले सबसे पहले कॉस्ट, आपको एक ज़मीन लेना होगा या रेंट देना होगा, फिर मान्यता लेनी होगी, फिर टीचर्स रखने होंगे, फिर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बनानी होगी, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, और कर्मचारियों को सैलरी देनी होगी। तो ये सब आपके कॉस्ट हो गई। और बेनिफिट में आप क्या देखोगे, बेनिफिट में आप देखोगे कि आपको फीस क्या मिल रहा है, आपको वहाँ से क्या रेवेन्यू मिल रहा है,
और भी जो सामाजिक लाभ मिल रहे हैं उनका आकलन करेंगे। सरकार की तरफ से आपको क्या अनुदान मिल रहा है, सामाजिक संस्थाओं की तरफ से विद्यालय को क्या अनुदान मिल रहा है। तो ये सब देख करके कॉस्ट और बेनिफिट का हम जब एनालिसिस करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इस क्षेत्र में निवेश करना है अथवा नहीं, यह डिसीजन मेकिंग होगी। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। अब इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक उद्देश्य होता है, क्यों करते हैं हम ऐसा। अगर संस्था स्थापित हो गई है, प्रोजेक्ट कार्य कर लिया गया है, तो हम उसका समीक्षा के लिए भी इसका आकलन करते हैं। पहले नंबर पे तो आपने देखा कि हमें निवेश का डिसीजन मेकिंग करना है कि इस क्षेत्र में हमें लाभ होने वाला है अथवा हानि। हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके तो हम वहाँ पे निवेश करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। और दूसरा होता है, दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, पहला इन्वेस्टमेंट है और दूसरा अप्रेजल। कोई प्रोजेक्ट काम कर रहा है, पहले से स्टैब्लिश है, काम कर रहा है, तो हम ये देखेंगे कि आने वाले समय में वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में कहाँ जाता है, कहाँ जा रहा है। तो उसकी हम समीक्षा करते हैं। समीक्षा करके ये पता लगा लेते हैं कि नहीं, ये अभी लागत इसकी कम है और लाभ ज़्यादा है, तो हम उसे कंटिन्यू रखते हैं। तो ये दो इसके ऑब्जेक्टिव हो गए। जब आप स्टेजेस की बात करेंगे तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट को, फिर इसके बेनिफिट को कैलकुलेट करते हैं। तो कॉस्ट और बेनिफिट को हम आगे पढ़ेंगे, टाइप्स और कॉस्ट और बेनिफिट। तो कॉस्ट कई तरह की होती हैं। सबसे पहले तो कॉस्ट होती है, एक जो होती है प्राइवेट कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट, तो प्राइवेट कॉस्ट क्या है, जैसे आप लर्नर हो, आप विद्यार्थी हो, आप फीस दे रहे हो, आप आने जाने के लिए परिवहन में फेयर देते हो, किराया देते हो, फिर उसके बाद आप बुक्स खरीदते हो, तो ये सब आपका प्राइवेट कॉस्ट है। ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं पब्लिक या इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट की। पब्लिक या इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट की, तो इसमें क्या है, जैसे एक संस्था या सरकार एक पब्लिक गुड्स के तौर पर एक विद्यालय की स्थापना कर रही है, तो वो जो कॉस्ट लग रही है विद्यालय की स्थापना में, वहाँ लाइब्रेरी की स्थापना में, प्रयोगशाला बनाने में, तो वो जो कॉस्ट लग रही है वो क्या कहलाएगी, पब्लिक कॉस्ट कहलाएगी या इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट कहलाएगी। और जो एक व्यक्तिगत रूप से एक परिवार जो खर्च कर रहा है किसी चीज़ पर, तो वो प्राइवेट कॉस्ट कहलाएगी। अब इसमें और इसमें दोनों ही दो प्रकार की होती हैं। एक होती है रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब होता है, और एक होता है नॉन रिकरिंग। एक होता है नॉन रिकरिंग, सॉरी RECURRING। रिकरिंग का मतलब होता है आवर्ती, आपको वो फीस बार बार देनी होती है। आवर्ती मतलब बार बार देनी होती है। जैसे आप फीस देते हो मंथली, तो अगले महीने फिर वो देनी पड़ेगी, अगले महीने फिर वो देनी पड़ेगी। और नॉन रिकरिंग फीस वो होती है जो आप एक बार देते हो, अनावर्ती। जैसे कि एडमिशन फीस, एडमिशन फीस अगर एक बार दी जाती है साल भर में, तो वो होती है नॉन रिकरिंग। इसी का दूसरे प्रकार से भी वर्गीकरण कर देते हैं। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है नॉन डायरेक्ट। तो डायरेक्ट फीस आपको ऐसे देनी होती है जो दिखती है, सामने विजिबल रहती है, जिसको कि आपको आप वहाँ पर उनसे रिसीप्ट भी ले सकते हो और सामने आपके वो विजिबल है, दिखाई दे रही है। जैसे कि आप जो फीस दे रहे हो, ठीक है, वो क्या है, वो डायरेक्ट फीस है। और नॉन डायरेक्ट में वो चीज़ होती है जो विजिबल नहीं होती है, वो भी करनी होती है, वो दिखाई नहीं देती है, तो उसको कहते हैं नॉन डायरेक्ट कॉस्ट। फिर एक तरह की कॉस्ट और होती है, इसको आप तीसरा चौथा भी बना सकते हो वर्गीकरण में, और इसे भी शामिल कर सकते हो। एक कॉस्ट और होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। अवसर लागत का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने एमएड में एडमिशन लिया, ठीक है, और बीएड किया हुआ है, तो इन 2 सालों में आप एमएड न करके जो चीज़ कर रहे होते और उससे जो आपको लाभ हो रहा होता, वो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है।
2 साल में आपने एमएड न करके 2 साल जॉब किया तो उससे आपको लाभ मिला, लेकिन आप क्या कर रहे हो, एमएड कर रहे हो, आपको वो लाभ मिल नहीं रहा है। तो ऐसी हालत में वो कहलाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपको उससे भी हाथ धोना पड़ रहा है एमएड करने में, तो वहाँ पे हम उसको किस में शामिल करेंगे, कॉस्ट में शामिल करेंगे। फिर से ध्यान दीजिए, प्राइवेट कॉस्ट जो आप बियर करते हैं एज ए लर्नर, इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट जो एक संस्था या सरकार व्यय करती है, ठीक है। रिकरिंग कॉस्ट जो बार बार लगाई जाती है, बार बार आपको देनी होती है। नॉन रिकरिंग कॉस्ट जो एक ही बार देनी होती है। डायरेक्ट कॉस्ट जो विजिबल होती है, दिखाई देती है। और इनडायरेक्ट या नॉन डायरेक्ट कॉस्ट जो कि विजिबल नहीं होती पर वहन करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे कि नॉन इनडायरेक्ट कॉस्ट में आपको, आप ये भी देख सकते हैं कि आप घर में 2 मेंबर हो और आपको वो चीज़ वहन करनी पड़ रही है, कैसे आप अपने अकेले माँ को छोड़ के आप विद्यालय आते हो। तो ये भी एक तरह से असुरक्षा का भाव जो इनविजिबल है, जो उसको आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो है कि जो आप पढ़ाई नहीं कर रहे होते, कुछ और कर रहे होते और कुछ लाभ कमा रहे होते, परंतु पढ़ाई करने की वजह से आप वो चीज़ कमा नहीं पा रहे हो, वो चीज़ ले नहीं पा रहे हो, तो वो भी आपका कॉस्ट में ही कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये देखा हमने कि ये इस इतनी तरीके की कॉस्ट होती है और इस कॉस्ट को आपको कैलकुलेट करना होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में, ठीक है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में आपको इसको कैलकुलेट करना होता है। अब हम बात करेंगे बेनिफिट की। बेनिफिट को कैलकुलेट कैसे करेंगे, एक तो होता है मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी अर्थात मौद्रिक, जिसे कि पैसे में कैलकुलेट किया जा सकता है, जिसे कि रुपए में, मनी में कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे आप पढ़ाई करने के बाद जॉब करोगे, आपको सैलरी मिलेगी, तो वो होगी मॉनेटरी, क्या होगी, मॉनेटरी वैल्यू होगी। लेकिन कुछ नॉन मॉनेटरी वैल्यू भी होते हैं। मॉनेटरी वैल्यू को आप यूजेबल वैल्यू भी बोलते हैं, यूजेबल वैल्यू भी बोलते हैं। ये उपयोगिता मूल्य इसे कहा जाता है, उपयोगिता मूल्य के नाम से जाना जाता है। लेकिन दूसरी जो होती है वो नॉन मॉनेटरी होती है, जिसे कि पैसे में आंकना कठिन होता है, वो सामने प्रत्यक्ष तौर पर वो रिटर्न हमें नहीं दिखता है। जैसे कि आपको बोला जाए स्टीम वैल्यू, स्टीम वैल्यू, तो स्टीम वैल्यू का मतलब होता है सम्मान मूल्य। आपको शिक्षित होने पर जो स्टीम मिलता है सोसाइटी में, वो सम्मान मूल्य, उस सम्मान का आकलन आप कैसे करोगे, परंतु वो भी क्या है, एक वैल्यू है, नॉन मॉनेटरी वैल्यू है, हमें उसका भी आकलन करना होता है। उसी तरह से होता है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या होता है कि आपने बीटेक किया और किसी ने एमबीए किया, दोनों की मार्केट वैल्यू, बाजार मूल्य अलग अलग होंगे, तो ऐसे में हमें उसका भी आकलन करना होता है, ठीक है। तो बेनिफिट्स का आकलन भी हम कई तरीके से करते हैं, और जब हमने कॉस्ट का आकलन कर लिया और बेनिफिट का आकलन कर लिया, तब हम क्या करते हैं, बीसीआर की गणना करते हैं। अब बात करेंगे बीसीआर क्या होता है। जो बातें आपको लग रही होंगी कि जल्दी में चली गई, उन्हें वीडियो रिवाइंड करके आप देख सकते हो। जब हम बीसीआर की बात करते हैं तो बीसीआर का मतलब होता है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो होता है ये। हम क्या करते हैं, बेनिफिट अपॉन कॉस्ट करते हैं, बेनिफिट अपॉन कॉस्ट करते हैं, तो हमें 4 तरह की अवस्थाएं मिलती हैं। हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। पहले बीसीआर में हम क्या करेंगे, बेनिफिट और कॉस्ट का रेशियो करेंगे। जब
जाहिर तौर पर बेनिफिट क्या होगा, ज़्यादा होगा और कॉस्ट कम होगी, तभी हम उसमें निवेश करेंगे, तभी उस योजना को, कार्य योजना को आगे बढ़ाएंगे, उस निवेश को लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। मान लीजिए बेनिफिट है आपका 50 लाख और कॉस्ट पड़ रही है कितनी, 40 लाख, ठीक है, तो इसको हम ओके कर देंगे। BCR हमारा अच्छा है, परंतु बेनिफिट है 40 और कॉस्ट हो रही है 50, तो आप इसमें निवेश नहीं करने वाले हो। तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो हम लोग निकालते हैं। जैसे आपको कोई भी परियोजना है और उसमें 4 विकल्प हैं, तो चारों विकल्प की हम बात करेंगे, चारों विकल्प की बात करेंगे तो वहाँ पर ABCD विकल्प है, चारों का हम बेनिफिट कॉस्ट रेशियो निकाल लेते हैं, अनुपात निकाल लेते हैं डिवाइड करके। तो जिसमें हमें अच्छा अनुपात मिलेगा हम उसी ABCD में से उसी में विकल्प में निवेश कर देंगे या उसी में डिसीजन मेकिंग में आगे बढ़ जाएंगे, उसी कार्य योजना को अपना लेंगे। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स की। तो इसकी जो मैट्रिक्स बनती है लागत और लाभ के आधार पर, तो इसको बोलते हैं, इसको कई तरीके से बनाया जा सकता है। एक तो होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे इसे लागत और लाभ के आधार पर, तो यहाँ पर हो जाएगा उच्च लागत, उच्च लागत मतलब हायर कॉस्ट, और यहाँ पर हो जाएगा अवर लाभ, अवर लाभ, उच्च लागत और अवर लाभ हो जाएगा। इसका मतलब है जब हम लागत ज़्यादा लगा रहे हैं और लाभ हमको कम मिल रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उस पे परियोजना पे पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं लगाएंगे। दूसरा हमको मिलता है उच्च लागत और उच्च लाभ। ऐसी भी हालत में हम क्या करेंगे, जब हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा है और हमारा लाभ भी ज़्यादा है, तो भी हम वहाँ पर निवेश नहीं करेंगे, उस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब एक सिचुएशन आती है निम्न लागत और निम्न लाभ। अब आप बताइए कि निम्न लागत और निम्न लाभ में भी पैसे लगाना उचित नहीं होगा। लागत हमारी कम भले ही है पर लाभ भी हमारा कम है। और जैसा कि आप जानते हैं कि फ्यूचर वैल्यू को भी कैलकुलेट करते हैं। फ्यूचर वैल्यू क्या मतलब है कि आज हमने लाभ कैलकुलेट कर लिया कि हम बिस्किट का उत्पादन कर रहे हैं और हमको भविष्य इतने पैसे आज के डेट में मिलने वाले हैं। मतलब 10 पैक हम बेचते हैं और एक पैक पर हमको लाभ हो रहा है 5 रुपीज़, तो टोटल लाभ हो जाएंगे 50। परंतु ये प्रेजेंट का सिचुएशन है। ये किसका सिचुएशन है? प्रेजेंट का। फ्यूचर में ऐसा होने वाला नहीं है। 10 पैक पर आपको जो लाभ मिलेगा वो 4 रुपीज़ होगा। डिप्रिसिएशन वैल्यू लगती है, कटौती दर लगती है, काटा मूल्य भी उसे कहा जाता है। तो हमारा लाभ भी होता है जो वो 40 हो जाता है। रुपए की वैल्यू भी गिरती है, प्लस प्रोडक्ट में और कॉम्पिटिटर्स या अन्य चीज़ें आ जाती हैं, आपकी कॉस्ट बढ़ती रहती है। ठीक है, तो वहाँ पे लाभ आपका फ्यूचर में कम होता रहता है। तो ऐसी हालत में जब हम निम्न लागत भले लग रही है लेकिन लाभ आपका निम्न है अभी, तो भविष्य में और निम्न हो जाएगा, तो हम इसे भी नहीं कर देते हैं। अब जब हम लगाते हैं निम्न लागत, लोअर कॉस्ट लगती है और लाभ हमारा क्या रहता है? उच्च लाभ। लाभ हमारा उच्च रहता है। तो ऐसी हालत में हम इस प्रोजेक्ट को ओके कर देते हैं कि कॉस्ट हमारी लोअर है और लाभ हमारा ज़्यादा है। तो यही कहलाता है मैट्रिक्स। ठीक है, हम निम्न लागत और उच्च लाभ वाले को ओके करते हैं, हम इसी प्रोजेक्ट पर कार्य करते हैं और यही होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अलग अलग विद्वानों ने इसके लिए अलग अलग इक्वेशंस भी दिए हैं, परंतु हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। ठीक है, वो बहुत बृहद हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको कॉस्ट बेनिफिट लागत लाभ विश्लेषण में लिखना होता है। ये इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन का एक
कंसेप्ट है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप इसे रिवाइंड करके देखिएगा। धन्यवाद।